अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतखाब। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। और डेफिनेटली हर घर में परेशानी इस वक्त आप देखें कि बड़ा क्राइसिस है हमारे मुल्क में। और उस क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे अपने बनाए हुए ज़्यादा मसाइल हैं। हम उस पर बात नहीं कर रहे होते और ये देखते हैं कि बस जल्दी से तमाम तर चीज़ों का सॉल्यूशन निकल आए। नाज़रीन, ये बात तो तयशुदा है कि पाकिस्तान में पिछले 5 से 7 सालों में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, महंगाई है। और महंगाई की वजह से जो क़ुव्वत ख़रीद है आम आदमी की, वो मुतासिर हो रही है। हमारा जो मुल्क है उसमें आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें या दीगर इशूज़ की बात करें, तो अगर मुख्तलिफ सूबों को भी देखें, प्रोविंसेस को भी देखें, तो वहाँ पर अलग अलग इशूज़ हैं। बुनियादी इशू जो पूरे पाकिस्तान में है वो सबसे बड़ा है रोज़गार का, कि एक रोज़गार का हुसूल हमारे मुल्क में इस वक्त इतना ज़्यादा मुश्किल हो चुका है कि आम आदमी इस वक्त परेशान है। लोग माइग्रेट कर रहे हैं, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, शहर छोड़ रहे हैं, यहाँ से वहाँ मुंतकिल हो रहे हैं, लेकिन बेहतर से बेहतर रोज़गार के हुसूल के लिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि क़ुव्वत ख़रीद, जो आपका रोज़मर्रा का ज़िंदगी का ख़र्चा है, वो लोगों का पूरा नहीं हो रहा। लिहाजा लोग बेहतर से बेहतर माश की तलाश में घर से निकलते हैं, कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो चैलेंजेस हैं, उनके जो आउटकम्स हैं, वो अचीव नहीं हो पा रहे। इन तमाम तर इशूज़ पर बात करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की वजूहात क्या है और पाकिस्तान में मौक़े क्या हो सकते हैं। यानी कि हम अगर एक सेम ट्रैक पे चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, हमें अपना ट्रैक चेंज करना चाहिए या नहीं चाहिए। इन तमाम तर इशूज़ पर बात करेंगे। और ऐसी पर्सनैलिटी को हमने आज पकड़ा है। हमने बोला है कि अब HR के जो लोग हैं वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से वो असेसमेंट कर रहे होते हैं इंटरव्यूज़ की, और क्या देख रहे हैं, कितनी CVs आ रही हैं, कितने लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं और कितनों को नौकरी दे रहे हैं और नहीं दे रहे। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जनाब शादाब इसानी साहब ने। बहुत अरसे से वो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं और जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको बाखूबी समझते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम रोहेल भाई, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत ज़िम्मेदारी का काम है। आप जिस फर्म के साथ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ आपका ताल्लुक है, डेफिनेटली मैन पावर आप देखते होंगे, फिर उनको यूटिलाइज़ करना। हम बुनियादी बात सबसे पहले ये कर लेते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में रोज़गार के सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है और नौजवान परेशान है। लोग डिग्रीज़ लेके घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। अगर मिल भी रही है तो बहुत कम पैसों में, इतने कम पैसों में मिल रही है कि उनका कम्यूट ही निकल जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है और ये चैलेंज की बुनियादी वजह क्या बन गई है? बेसिकली अगर हम इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो मेनली जो देखा जाए तो पहला जो रीज़न है वो है इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी बढ़ते जा रहा है। अगर हम अपनी करेंसी की बात करें तो वो काफ़ी डिवैल्यू हो रही है। तो अल्टीमेटली इसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे किसी भी कंपनी की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें या नॉन टेक्सटाइल की बात करें, तो वो बढ़ती जा रही है। तो अल्टीमेटली होता ये है कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो ऑनर्स यही सोचते हैं कि भाई हम कम रिसोर्स में रहते हुए ज़्यादा मैक्सिमम जो है ना यूटिलाइजेशन करें। तो अगर एक डिपार्टमेंट में अगर 5 लोग हैं तो हम 4 लोगों से वही वाले काम करवा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही होती है, एक्सपोर्ट की तरफ भी डिक्लाइन हो रही होती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, इसका रिफ्लेक्शन आता है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कि लोग ज़्यादा बेरोज़गार हो रहे होते हैं। साथ ही साथ जो दूसरा एक रीज़न जो मुझे लगता है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। ये देखा जाए तो हमारे यहाँ पे बड़ी फ्रीक्वेंटली जो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी चेंज हो रही होती हैं। मतलब अगर हम देखा जाए तो हम किसी भी सेक्टर को ऐसा नहीं जो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट मिल रही हो, तो ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। एक और रीज़न जो मुझे लगता है, जो बीइंग टेक्सटाइल में समझता हूँ, कुछ स्किल सेट जो है ना वो मिसमैच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेट्स से एक कंपनी है, उसने कोई मशीनरी जो है इम्पोर्ट की है एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए, बट उसके जो है टैलेंट हमें यहाँ पे मिलता नहीं है। अब होता ये है कि हम मशीनरी को अपने पास ले आते हैं उस सोच के कि इसकी प्रोडक्टिविटी जो है हम बढ़ाएंगे या 200% या 300%, एक हमने आइडिया लिया होता है किस तरीके से बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन जब वो एम्प्लॉय को हम अपने पास हायर कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक तो टैलेंट होता नहीं है, फिर हम जिस तरीके से वो जैसे जैसे 50-60% 70% एफिशिएंसी करके फिर हम लोग रिकवरी कर रहे होते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है कि जब एफिशिएंसी कम होती है तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन कम होगी, जब प्रोडक्शन कम होगी तो ज़्यादा मौके इतने एम्प्लॉयमेंट की होगी नहीं।
तो ये भी एक मेन रीज़न है जो मैं समझता हूँ कि बीइंग टेक्सटाइल के यहाँ पे ये हमारे को प्रॉब्लम फेस हो रही है। प्रॉब्लम दूसरा सर ये चीज़ भी है कि अब एनर्जी क्राइसिस इतना ज़्यादा बढ़ गया है। हम जिससे भी बात कर रहे होते हैं कंपनीज इस वक्त परेशान है कि हाँ। जो इवनिंग शिफ्ट्स में जो लेबर काम कर रहे हैं, मशीनरीज इनफैक्ट जो चल रहे हैं, उसका चार्ज बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल तो शिफ्ट्स लोगों ने ख़त्म कर दी हैं या महदूद कर दी हैं। फर्दर इनिशिएटिव ये लिया गया है कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स कर दिए हैं कि सारा काम डे लाइट में कर दिया जाए। सर आप क्या समझते हैं, और ख़ास तौर पे टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्री है उसमें तो बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हमेशा से यही बात की जा रही होती है कि जो रेट है टैरिफ का बिजली का वो कम किया जाए, ख़ास तौर पे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वक्त ये बताइए कि अगर मैं सालाना आपसे बात करूं कि कितनी सीवीज़ आपके पास आती हैं और कितनों को नौकरियां मिल जाती हैं और कितनों को नहीं मिलती, उसके बाद जो पे स्केल है वो क्या होता है, और किस तरह से ये सारा मामला आप लोग मैनेज करते हैं? बेसिकली होता ये है कि अगर हम कोई भी एक जॉब ऐड डालते हैं तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक दिन में 100 150 सीवीज आ रही होती है। तो मतलब देख के आइडिया हो रहा था कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में। और सीवीज़ की हम बात करें तो उसमें होता ये कि जॉब एक होती है, पोजीशन एक होती है, लेकिन सीवीज इतनी सारी होती है कभी कभी तो हमें चूज़ करना मुश्किल हो जाता है कि एक ही पोजीशन के लिए 10 लोग एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब हम एक्सपीरियंस की बात करें या एजुकेशन की बात करें या स्किल सेट की बात करें तो उसमें सारे के सारे लोग फॉल कर रहे होते हैं। पर हम ये देख रहे होते हैं अब किस तरीके से किस टैलेंट को जो है अपने पास ऑन बोर्ड करें। अल्टीमेटली बीइंग एचआर हमें ये भी देखना होता है कि हम विद इन बजट जो है अपने पास ऑन बोर्ड भी करना होता है। तो देखा जाए तो डिमांड जो है वो कम है और सप्लाई जो है जैसे रिज्यूम्स वगैरह जो है वो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो ये एक बड़ा जो चंक जो है ना वो लगता है कि हमें इस तरीके से मैनेज करना था। फिर आपने जैसे टेक्नोलॉजी उसकी बात की, यूटिलिटीज़ की बात की, ये बात बिल्कुल सही बात है कि देखा जाए तो के ही नहीं, जो गैस है उसकी भी काफ़ी शॉर्टेज है। जैसे हमारी कंपनी है, हमारी तो सेल्फ जनरेशन है, हम लोग गैस से जो है वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसके बाद यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगेन वही बात है कि हमें गैस प्रॉपर मिल नहीं रही होती, जिसकी वजह से जो है ना मशीनरीज प्रॉपर काम नहीं होता। अब हम सब्स्टिट्यूट यूटिलिटी की तरफ जा रहे हैं, बायोमास बॉयलर की तरफ जा रहे हैं, सोलर की तरफ जा रहे हैं। हमारे ग्रुप कंपनीज ने भी काफ़ी सोलर पैनल इस तरह से लगाए हुए हैं ताकि अल्टीमेटली अगर यूटिलिटी हमारे पास होगी तो हम मशीनरीज चला सकेंगे। जब मशीनरीज हो चलेंगे तो अल्टीमेटली इसके बाद ये जो है लोग काम कर सकेंगे। और जाहिर है अगर लोग काम नहीं करेंगे अल्टीमेटली तो हमारे पाकिस्तान को ही नुकसान है, कराची को। ऐसा ही है। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे आपसे जाननी है क्योंकि आप एचआर देख रहे हैं, सीवीज़ यहाँ पर हमारे बड़े अच्छे टैलेंटेड बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, हमारा जो रिसोर्स है वो बहुत माशाल्लाह तालीमी याफ्ता है, स्किलफुल भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लैग कर जाता है अपनी प्रेजेंटेशन में, इन टर्म्स ऑफ पेपर प्रेजेंटेशन जिसको सीवी कहा जाता है, कि उनको समझ नहीं आता बनानी क्या है और क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या नहीं देनी, कौन सी बात लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी। फिर फॉर्मेट, कुछ इंटरनेशनल फॉर्मेट भी है, और बिकॉज यू आर द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, तो आप हमारे नाजरीन को क्या गाइडलाइंस देंगे कि वो अपनी सीवी में क्या डाल सकते हैं, क्या नहीं डाल सकते, कितने पेजेस की बना सकते हैं या शॉर्ट रख सकते हैं, और एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो मेन पेज होता है सीवी का वो क्या होना चाहिए। फिर तस्वीर, अब मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, कुछ सीवीज़ मैं भी देख रहा होता हूँ वो सन ग्लासेस के साथ तस्वीर लगाई हुई है। तो ये बताएं कि किस तरह से सीवी को आप बेहतर कर सकते हैं, पासपोर्ट पिक्चर कैसे आपकी बेहतर हो सकती है, और इन्फॉर्मेशन टर्म्स ऑफ डेटा कंटेंट क्या आप डाल सकते हैं सीवी में। बेसिकली सीवी की भी दो अप्रोचेज होती हैं, एक हम कहते हैं अपनी टेक्निकल टर्म में शॉटगन अप्रोच, एक राइफल अप्रोच। शॉटगन में ये होता है कि आपने सिंपल एक रिज्यूम सिर्फ बना ली, चाहे 1 पेज की बनाई या 2 पेज की बनाई। और जो राइफल अप्रोच हो तो उसमें आपको कवरिंग लेटर भी ऐड करना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं। तो कवरिंग लेटर में तो कहता हूँ कि कवरिंग लेटर सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, वो एक शॉर्ट समरी होती है पूरे आपके करियर की। हु आर यू, व्हाट अबाउट, आपकी एजुकेशन क्या है, आपने कहाँ का एक्सपीरियंस आपने किया, अबाउट योरसेल्फ। इसके बाद जब हम रिज्यूम पे आते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ऐसा डेटा भी डाल देते हैं जिसकी नीड नहीं होती है, या जब वो सीवी कहीं ड्रॉप कर रहे होते हैं तो जो अगर फॉर एग्जांपल अगर रिक्वायरमेंट है किसी को मैनेजर की, उसको किसी पर्टिकुलर स्किल सेट की चाहिए, जैसे लेट्स से मैं बोलता हूँ कि अगर मार्केटिंग मैनेजर मुझे चाहिए और उसको यूरोप के कस्टमर की बात करनी है, तो वो यूरोप का कस्टमर की बात जो है ना वो सबसे एंड में आ रही होगी या नहीं होगी, और बाकी चीज़ों की बात हो तो अल्टीमेटली वो सीवी वहाँ क्या होता है, रिजेक्ट हो जाती है। तो पहले तो जो भी कैंडिडेट होता है उसको ये समझना चाहिए कि जो कंपनी में रिक्वायरमेंट है पोजीशन की, उसके हिसाब से अपनी सीवी को डिज़ाइन भी करे, वो करे। और कुछ लोग अपनी जर्नल बनाते हैं सीवी जो सब जगह फ्लोट भी करे। अब उसमें भी क्या होता है मेनली लोग एजुकेशन और एक्सपीरियंस तो डालते हैं और उसमें काफ़ी हिस्ट्री डिटेल वो डाल देते हैं। तो जो की एरियाज होता है ना, जो अचीवमेंट होती हैं किसी की या किसी का स्किल सेट होता है, वो लोग यूजुअली मिस कर देते हैं। अपने अचीवमेंट डालते नहीं है कि उन्होंने क्या क्या अचीव अपने कैरियर में किया है,
या उनका जो स्किल सेट है वो क्या क्या इसमें शॉर्ट मौजूद। सर्टिफिकेट्स मिल रहे होते हैं, या हाँ। ये कह लीजिए एम्प्लॉयमेंट में काम करते हुए आपको अप्रिसिएशन मिलती है, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी नहीं डालते। वो भी नहीं डालते। अच्छा सर, मेरा एक बड़ा बुनियादी सवाल है, मैं हमारा जो माशरा है ना, उससे कुछ चीज़ें इंसान को सवाल नहीं करने चाहिए, लेकिन मैं कॉर्पोरेट में वो सवाल लाजमी रखूँगा। फॉर एग्जांपल के आप अपने घर में रहते हैं, ये आपका किराए का घर है, आपकी शादी हुई हुई है या नहीं हुई हुई है, आपके पास गाड़ी कौन सी है, ठीक है, ये बड़े पर्सनल सवाल हैं। हाँ। सीवी में क्या ये सवाल लिखना ज़रूरी है कि आपकी रिहायशी पता क्या है? चलें, वो तो रेजिडेंशियल एड्रेस इंपॉर्टेंट है, हाँ, वो तो ताकि वो एरिया वाइज आपको देख बिल्कुल लें। ऐसे ही। फिर उसमें ये लिखना ज़रूरी है कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, ये स्टेटस डालना ज़रूरी है या नहीं? नहीं, इसका स्टेटस डालने की एज सच कोई नीड नहीं होती है, लेकिन कभी कभी कुछ पोजीशन ऐसी होती है जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होती है इस तरह की, लेकिन मेरे ख्याल में वो 1 या 2% होती है किसी भी कंपनी, वो भी डिपेंड करता है। अगर वो वैसे भी सीवी में डालने ये चीज़ एज सच ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपनी सीवी ड्रॉप करते हो, वहाँ पे इंटरव्यू की कॉल आती है, तो वो खुद ही अपना एम्प्लॉयमेंट फॉर्म में फिल करवा रहे होते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई एम्प्लॉय आता है, तो हम उससे फिर उसकी जो हिस्ट्री ले रहे होते हैं, जैसे कि वो मैरिड है नहीं है, इसके अलावा कंपनी या तो ये देखती डिपेंडेंसी का गेम है ना, अगर कोई Exactly. मैरिड होगा तो डेफिनेटली फिर पर्क्स एंड बेनिफिट में उसको सपोर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस एंड ऑल, बिल्कुल। राइट? तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉस्ट point भी है। इफेक्टिव हो सकता Cost है effective। कंपनी इनिशियली जो पॉलिसी रखती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जैसे हम ये देखते हैं कि कुछ लोग मैरिड होते हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो मुझे लगता है यार ये लॉन्ग टर्म बंदा जो है ना वो रह जाएगा। I got it। इस तरह से तो लोग ये इस तंग ये भी करेगा। तो इस तरीके से भी लोग सोचते हैं कि भाई ये जो लॉन्ग टर्म रह जाएगा। सिंगल होते हैं उनको पता है वो जॉब शॉपिंग करेंगे, या एज कम होती है तो वो जल्दी ट्रैवल भी आराम से कर लेगा, बिल्कुल ऐसे मसले ही। भी नहीं होंगे, हाँ, इधर भी चला जाएगा, उधर बिल्कुल भी चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। तो इस तरीके से जो ना ये वैसा ऐसा नीड नहीं है, लेकिन हर कंपनी के अंदर अपना एक वो फॉर्म फिल करवाते हैं ऑलरेडी, तो जब वो आता है तो उसमें फिर डेटा जब जरूरत पड़ती अच्छा, हमारे यूथ को सर बताएं, जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमने टॉपिक रखा भी इसलिए कि हम यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं कि इंटरव्यू के लिए जब वो आएँ तो किन बातों का ख्याल रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट कि अटायर क्या होना चाहिए उनका, ठीक है, और दूसरा कि सवालात जो आपसे होने उसके जवाबात आपको क्या देने। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको अपनी जो पर्सनैलिटी आपकी वो आपकी जो है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि जब आप इंटरव्यू दें तो वैसे ही वो इम्प्रेस हो जाए, क्योंकि अगर आपकी बात से और आपकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि जब इंटरव्यू के लिए आते हैं तो टी शर्ट्स में या जीन्स में पहन लेते हैं या पैंट फॉल कर लेते हैं, तो इस तरह से नहीं। तो अगर फॉर्मल ड्रेस में जाएँ, मेनली जैसे सूट पहन लिया, 2 पीस सूट पहन लिया, इस तरीके से, और आपके मेनली जो यूजुअली जो इंटरव्यूअर होता है उसकी पहली नज़र जो है ना वो शूज़ पे जाती है कि भाई वो शूज़ जो है ना वो देखते हैं कि भाई अगर पूरा उसने पर्सनालिटी अच्छी है लेकिन शूज़ क्लीन नहीं है तो नफासत का ताल्लुक ही कहते हैं ना, आपके शूज़, हाँ, आपके नाखून और आपके बाल देखे जाते हैं कि आप कितनी क्लीन है। बिल्कुल ऐसे। तो ये चीज़ जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब वो जाएँ तो बिल्कुल जो है ना पर्सनैलिटी वाइज वो बिल्कुल सही। इसके अलावा जब वो इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर कर दो तो पहले तो ये वो जब जिस पोजीशन के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाएगा तो उसके लिए वो होमवर्क करके जाएँ, पढ़ के जाएँ कि उसमें क्या क्या सवाल आ सकते हैं, कंपनी के बारे में पढ़ के जाएँ कि कंपनी में जहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो कंपनी किस तरह की है, क्या काम करती है, और जब वो सवाल जवाब करें तो उसके फिर आंसर उस हिसाब से वो देते हैं। अगर कोई आंसर नहीं आता तो वो क्लियरली रिफ्यूज़ करते हैं कि भाई ये आंसर मुझे नहीं आता या इसको पास करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ सवाल हम कर रहे होते हैं, घुमाते हैं, हमारे लोग घुमाने में, हाँ, they are very expert, हाँ। तो वो जो है ना उससे क्या होता है जो इंटरव्यू पर जो है ना वो बैड इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा, कुछ इंटरव्यू ऐसे होते हैं अगर आप इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो ना कि यार ये मुझे सवाल का आंसर नहीं, तो वो उनको हैप्पी भी होते हैं कि चलो उन्होंने हमें जो एक बताया। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो भी चीज़ आपने पढ़ी है वो आपकी सीवी में रियलिटी होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया होता, ये चीज़ें नहीं की हुई होती हैं और वो काफ़ी चीज़ें उसमें मेंशन कर लेते हैं, मतलब 5-5 पेज की 6-6 पेज की सीवीज़ बना लेते हैं, पर वो जब इंटरव्यू देने के लिए आते हैं तो वो फिर हमें पता चलता है कि भैया तो अच्छा, एक सवाल है बड़ा अच्छा कि इंटरव्यू के लिए कोई जाता है, 2 सवाल तो लाजमी किए जाते हैं। तो आप अपने बारे में बताइए, लोग बता देते हैं, जैसे भी बताते हैं कौन है, कहाँ से आए हैं, वो उसमें पकड़ लेते हैं कि रिसोर्स कहाँ की है। दूसरा सवाल जो बड़ा मुझे ऑकवर्ड लगता है, पता नहीं क्यों कंपनीज करती हैं, हम भी जब कहीं पैनल में बैठते हैं तो हमें भी कहा जाता है किया जाए, वो सवाल है कि हम आपको अगर रखें तो क्यों रखें, ठीक है। दूसरा सवाल होता है कि अगर आपको रख लेंगे तो आप क्या वैल्यू ऐड करेंगे हमारी कंपनी में, भाई डांस थोड़ी करेंगे आगे, काम ही करेंगे। तो मुझे आप ये बताइए, 2 सवाल क्यों डिज़ाइन किए जाते हैं, इनका पर्पस क्या है, और इससे जो HR है वो क्या निकलवाना चाहता है रिसोर्स से? बेसिकली होता ये कि इसका जो हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं वो थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं कि आप आने वाले अपने 5 साल में 10 साल में आपको कहाँ देखते हैं। बेसिकली हम देखना ये चाहते हैं कि जो कैंडिडेट हमारे पास ऑन बोर्ड हो रहा है
उसका माइंडसेट यही है कि बस अभी जॉब लेके ग्रैब करके काम ही करना है, या उसका कोई विजन भी आगे जाकर। सारे कंपनी का भी अपने विजन होता है, उसके हिसाब से ड्राइव कर रही होती है। फिर हम क्या करते हैं, उसके विजन को और कंपनी के विजन को मैच करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे विजन के हिसाब से बेस्ट फिट हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेट्स से एक एम्प्लॉय आता है, अगर वो कुछ एग्जीक्यूटिव लेवल पर है, तो हमें ये कहता है कि भाई 5 ईयर्स बाद मैं अपने आप को मैनेजर देखता हूँ। तो हम बोलते भाई ठीक है, तुम अगर अपने आप को मैनेजर देखते हो तो कैसे, हाउ पार्ट भी बताओ, सिर्फ ये नहीं बताओ कि क्या करना है, कैसे करना है ये भी बताओ। तो वो बताता है कि भाई मैं ये एजुकेशन लूँगा, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ग्रेजुएट है तो वो बोले मैं मास्टर्स करूँगा, अगर कोई एक स्किल सेट है वो बोले मैं 2 स्किल से और जो है ना उसको करूँगा, इस तरीके से काम में ये चीज़ें करूँगा। तो अल्टीमेटली हमें पता चल जाता है कि ये बंदा, इसका विजन क्या है। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि अगर एक हमें नीड है किसी भी पोजीशन की, वो एम्प्लॉय तो हमारे पास आ जाता है, चलो ठीक है हमारी नीड पूरी है, लेकिन वो वैल्यू एड क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो दो। मुझे लगता है किसी ना किसी तरीके से ये इम्पोर्टेंट भी है। मैं तो खैर आपसे मजाक में भी सवाल कर रहा था, लेकिन ये इससे ये पता लग जाता है कि आप विजन क्या रखते हो अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए। और मैं हमेशा एक बात सबसे कहता हूँ, और आप भी इसको सेकंड लाजमी करेंगे, कि आप अपनी जब सेल्फ ग्रोथ की खुद ही बात करोगे, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ खुद ही होगी। क्योंकि जब आप अपनी ग्रोथ का सोचोगे तो आप डेफिनेटली फर्म को फायदा पहुंचाओगे, और जब फर्म को फायदा होगा तो डेफिनेटली आपको भी फायदा होगा। अच्छा सर, अब मुझे एक और सवाल आपसे करना है कि सीवीज में हम एक तो हॉबीज काफी अरसे से चला हुआ आ रहा है, ये बहुत आउटडेटेड हो चुका है। और आपने अभी सोशल मीडिया पे मीम भी देखा होगा कि किसी ने लिखा कि जी डांसिंग मेरी सीवी है और सामने बंदा जो है डांस कर रहा है। तो ये सब हमने अब निकालना, एक्सक्लूड कर रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता, चीजें बड़ी फास्ट हो गई हैं। दूसरा सर मुझे ये बताएं कि लिंक्डइन प्रोफाइलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर द नेटवर्किंग। के एक फोरम पे हम बैठे हुए थे जहाँ पर ये बात कम्युनिकेट हुई कि सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे हमारे लोग जहाँ पर जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं, यहाँ वहाँ की गूगल पे वेबसाइट या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे उनको लिंक्डइन का पता ही नहीं है। फेसबुक बड़ा एक्टिव होगा उनका, डीपी भी लगी हुई होगी, स्टेटस भी जा, वो बड़ा एक्टिव होगा सुबह शाम, लेकिन उनको लिंक्डइन का कुछ पता वहाँ पर नहीं है। फिर किसी ने ये भी कहा कि जी फेसबुक की दोस्ती छोड़ो, जो लिंक्डइन की नेटवर्किंग दोस्ती है ये फायदा पहुँचाएगी। लिंक्डइन प्रोफाइलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉय के लिए? मैं कहता हूँ कि लिंक्डइन में तो आप समझ लें कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे लोग मौजूद होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे लिंक्डइन भी अब जो फेसबुक की तरह यूज़ हो रहा है। जिस तरीके से फेसबुक पे हम अपने डीपी तो पर्सनल चीज़ें डाल दो तो वो लिंक्डइन में डाल दो, वो लोगों को अवॉइड करना चाहिए। लिंक्डइन से मैं कहता हूँ कि जितने भी इंटरनेशनल लोग हैं वहाँ मौजूद भी होते हैं, वहाँ पे लर्निंग भी मिल जाती है। इनफैक्ट अगर हम अपनी बात करें तो हमने भी लिंक्डइन में ही एक दूसरे से बात बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरह से क्या होता है, प्रोफेशनल नेटवर्क जो है ना वो वहीं से जो है वो हमारे मैं सर पिछले 8 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मेरी तो नेटवर्किंग जो कॉर्पोरेट नेटवर्किंग है वो सारी लिंक्डइन से ही होती है। और इनफैक्ट हम लोग भी अगर हम लोग जॉब हंटिंग कर रहे होते हैं, जॉब हंटिंग बोला, वो जो सीवीज वगैरह जो हंट कर रहे होते हैं, तो उसमें यही होता है कि वो हम लिंक्डइन के थ्रू जो है ना वो काफ़ी प्रोफाइल जो है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि उससे पता लग जाता है रिसोर्स का माइंडसेट क्या है, वो प्रोफाइलिंग से ही अंदाजा हो जाता है। हाँ। और अब तो इतना एसेंशियल हो गया है, मैं कुछ MNCs की वेबसाइट्स देख रहा था तो उन्होंने एसेंशियल कर दिया है कि आप अपना इंस्टाग्राम लाजमी डालें, फेसबुक लाजमी डालें, लिंक्डइन और ट्विटर लाजमी डालें। हाँ। ट्विटर तो खैर हमारे यहाँ बैन है। ये जो चीज़ है ना जो मुझे इसमें समझ में आई थी, मैं भी फेसबुक से इनका क्या लिंक है, तो पता ही चलता है कि लोग फेसबुक की आईडी से भी देखते हैं कि भाई इसको देखते हैं भाई उनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का पता लगता है कि वो सोशली कितना जो है। अच्छा आजकल तो बड़ा एक तो प्रॉब्लम ये भी है कि वो लॉक कर दिया गया है प्रोफाइल, अब ये भी एक अलग चल रहा है। लेकिन फेसबुक नो डाउट जिस तरह से उसने नेटवर्किंग की हुई है, वैसे अगर पर्सनली एंड सोशली देखें तो वो एक डिफरेंट डिबेट है। सर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि लोग जो गलती कर रहे होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मार्केटिंग का जॉब है और कहीं ना कहीं वो कोशिश करते हैं उनको जॉब चाहिए क्योंकि बेरोजगारी बहुत है, हर आदमी चाहता है कि बस काम स्टार्ट करना है, तो अपना जो CV प्रोफाइल है वो ख़राब कर देते हैं, वो कहीं ना कहीं फेक इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। तो ये पता लग जाता है जो पैनल में लोग बैठे हुए होते हैं, फिर जो जॉब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिस जॉब के लिए होती हैं वो उसको फुलफिल नहीं कर रहे होते हैं, तो क्या एडवाइजरी देंगे उन लोगों के लिए जो ये काम कर रहे होते हैं? देखिए मैं तो ये बोलता हूँ कि आप बिल्कुल जो भी फेयर है ना वो बात आप लिख दें, मतलब ऐसा ना हो कि आप गलत बात लिखेंगे तो अल्टीमेटली पता चल जाता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आज मैं कहीं सिर्फ इंटरव्यू दे के और जॉब ग्रैब करने की कोशिश करूँगा झूठ बोल के, तो अल्टीमेटली वो वेरिफिकेशन होगी, मेरे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगी, पता चल जाएगा किसी कंपनी में जहाँ मैं काम करता था वहाँ पे मैं क्या क्या करता था, तो वो सब चीज़ पता चल जाती है। इनफैक्ट आजकल तो एजुकेशन हम लोग जिस तरीके से हमारे पास अगर एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं उनको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं, तो पॉइंट ये होता है कि ये चीज़ करना अल्टीमेटली झूठ जो है ना वो पता चल जाता है। अपनी वेबसाइट पे प्रॉपर डाल दिया है कि आप रोल नंबर डाल दें, सीरियल नंबर डाल दें, पूरा क्लियर पता चल जाता है। तो ये चीज़ जो है ना करें, बस कोशिश ये करें कि अपने स्किल्स को जितना हो सके वो इम्प्रूव करते रहें और जो फेयर बात हो ना वही लिखें।
तो अल्टीमेटली, और देखिए जूट स्टार्ट होता है ना, अल्टीमेटली आपको नुकसान ही देता है। आपको टेम्प्रेरी फ़ायदा तो मिल जाता है, लेकिन आगे जाके आपको सर मौक़ों की बात करते हैं। आप ये बताएं कि आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में पाकिस्तान के अपॉर्चुनिटीज़ और मौक़े, और डेफिनेटली फिर उसका इंटीग्रेशन हमारे इंडस्ट्री और हमारे डिपार्टमेंट्स में होगा। नए डिपार्टमेंट्स बनते हुए देख रहे हैं आप, या जो एक्सेस कर रहे हैं उसमें कुछ एडिशनल चेंजेस आ सकते हैं? हम मार्केट के प्लेटफॉर्म्स को, डिपार्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म्स को बढ़ते हुए या चेंज होते हुए देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़? बिल्कुल। देखिए, आप तो AI का ज़माना है, तो उसमें स्पेशली जो ये IT साइड है, वहाँ पे तो काफ़ी जो है ना वो बूम आने वाला, और इंशाल्लाह आगे जाके आएगा भी। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए है कि वो नए नए छोटे छोटे स्टार्टअप्स लोग काम कर रहे होते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको थोड़ी सी सब्सिडी दें, उनको थोड़े से फंड्स प्रोवाइड करें, ताकि मतलब भी कि वो नए नए स्टार्टअप में जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें। साथ ही साथ अगर हम कंपनीज़ की बात करते हैं, तो कंपनी को अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिबेट मिल जाएगा, थोड़े से इंसेंटिव्स मिल जाएंगे, गवर्नमेंट कह रही है आप इन्वेस्टमेंट करो, आप स्टार्टअप लाओ, हमें टैक्स दो, कमा कर दो, हम ताकि आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करो, मुल्क चला सके। बट पॉइंट ये है कि वो टैक्सेस जो है वो इतने बढ़ा देते हैं कि बोलते यार हमें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो एक फोरम में ये बातें कर रहे थे, हम स्टार्टअप आप करें, आप लोग बनाएं, आप टैक्स दें, गवर्नमेंट को स्टॉक करें। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का, आपने इतने खूबसूरत टॉपिक पर टाइम निकाला और आपने बताया कि किस तरीके से हम यूथ को एम्पावर कर सकते हैं और अपनी जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है उसको बेहतर कर सकते हैं। और डेफिनेटली मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ग्रीन है पाकिस्तान और बड़ा पोटेंशियल है इस पाकिस्तान में, और आप हम सब लोग जो है इसमें एक छोटा छोटा यूनिट के तौर पर काम करके इसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका बेहद शुक्रिया। होपफुली नाज़रीन जो डिस्कशन हमने की ये आपके लिए बड़ी फेवरेबल रहेगी, इसको देखें, अपने आप को आज से बदलें, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी ग्रूमिंग पे काम कीजिए, CV राइटिंग स्किल्स पर काम कीजिए और देखें कि आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो कहाँ कहाँ जाकर कनेक्ट हो सकता है और आपके लिए बेहतर रोज़गार फराहम कर सकता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद इश्यूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, और अब बात कर लेते हैं कराची में होने वाले जराइम के। नाज़रीन, इतने ज़्यादा जराइम बढ़ चुके हैं और ख़ास तौर पे जो ड्रग माफिया है ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जितनी बात हम करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे इदारे, तमाम तर लोग जो है इसको काबू करने के लिए लगे हुए, लेकिन हर साल इसमें जो है इजाफा हो रहा है। लेकिन ये इतना सेंसिटिव मामला है, आप यकीन जानें कि इस पर कोई बात करता तो है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की जब बात आती है लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन चैनल 5 न्यूज़ आपको पता है कि हक़ाइक़ सामने रख रहा है, और हमारा एक प्रोग्राम मंजर आम जो कि हमारे होस्ट हैं अमजद चौधरी, वो इन तमाम तर सब्जेक्ट पर बात करते हैं, अपनी जान की फ़िक्र किए बगैर। उनकी पूरी टीम दिन रात इस पर काम कर रही होती है। कराची का इलाका है सुपर हाईवे, वहाँ पर मुख्तलिफ गोड बने हुए हैं, वहाँ क्या कुछ हो रहा है, क्या हो सकता है और किस तरह से चैनल 5 की टीम, मंजर आम की टीम ने इस पर इफ़ेक्ट किया और इसको दिखाया आवाम तक। एक पैकेज देखते हैं, उसके बाद इस पर डिटेल्स पर बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग फकीरा गोड में पहुंच गए और अभी यहाँ पे हम जैसे ही पहुंचे फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। आज मंदिर आम की टीम की काविश आवाम की बाइक का ये हाल है, ले इसको ले ले।
एडवोकेट साहब आराम से, प्लीज आराम से। एडवोकेट साहब, अभी और आपके सामने जो मोटरसाइकिलें में बरामद हुई हैं। कितने खतरनाक। नाज़रीन, नाज़रीन जवाबी फायरिंग, नाज़रीन पुलिस की आप देख रहे हैं, जवाबी फायरिंग जारी सारी है। नाज़रीन आपने देखा कि नो गो एरिया फुटेज में भी आपने देखा कि बातचीत के दौरान कैमरा ही ऑन था कि अचानक पीछे से फायरिंग शुरू हो गई है और किस तरह से ये इन्होंने ये किया है। मैं सलाम पेश करता हूँ हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों पे, हमारी टीम मंजर आम की, और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है टीम के होस्ट हैं, प्रोग्राम के होस्ट हैं अमजद चौधरी ने। अमजद, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, आपको भी गुड मॉर्निंग है, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। अच्छा अमजद, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं सुपर हाईवे का ये कौन सा इलाका है जो नोगो एरिया था, वहाँ पर आप लोग गए और मुनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ और मोटरसाइकिलें जो चोरी हुई थी वो आपने बरामद की गए, किसकी सरपरस्ती में? मतलब डेफिनेटली पुलिस तो थी ही, उनकी सपोर्ट में, उनकी सरपरस्ती में आपने ये कोशिश की और आप लोग माशाल्लाह कामयाब रहे, खैरियत से वापस भी आए। मुझे बताएं कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई थी और क्या क्या आपने जो है इन्वेस्टिगेट किया इस तमाम तर मामले पे? कराची का इलाका है साइड सुपर हाईवे और वहाँ पर एक गोट है जिसे कहा जाता है फकीरा गोट, और काफी दिनों से हमें इतलात मौसूल थी, मगर वहाँ पर जब जब हमारा नुमाइंदा जब रैकी करता था तो वहाँ पे पता चलता था कि काम खत्म हो गया है। लेकिन एक कंप्लीट रैकी के वक्त मंदिराम टीम की वहाँ पर पुलिस के हमरा हम लोग वहाँ पहुंचे फकीरा गोट में। बड़े पैमाने पे ये नेटवर्क वहाँ पे काम कर रहा था, अभी से काम नहीं कर रहा था, ये काफी मैं कह रहा हूँ कि अरसा दराज से वहाँ पे ये लोग काम कर रहे थे, मगर पुलिस की भारी नफरी ले जानी पड़ी, हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वहाँ पे पतली छोटी छोटी सी रोड्स वहाँ पे बनाई हुई थी और वो ऐसा इलाका है कि वहाँ पे जो लोग हैं, जो मैं कहूँगा जो नामालूम अफराद है, जो मंशियात फरोश लोग भी हैं, जो वहाँ पे नशा भी करते हैं, बेचते भी हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पर रास्तों को ब्लॉक किया हुआ था, कुछ रास्तों को पानी वहाँ पे बहाकर ब्लॉक किया हुआ था, कहीं पे गटर लाइंस को लीक करने का ब्लॉक किया गया था ताकि पुलिस की रसाई वहां तक ना हो सके। मगर कल वहां पर अगर बात की जाए, सिंध पुलिस को मैं कहूंगा कि वाकई बड़ा जबरदस्त काम किया, अप्रिशिएट करता हूं मैं। जिस तरह वो लोग वहां पर गए, 8 थानों की नफरी हमारे साथ मौजूद थी, भारी नफरी हमारे साथ मौजूद थी, वहां पे आम बंदा नहीं जा सकता विदाउट पुलिस, क्योंकि अमजद 8 थाने कौन से थे सुपर हाईवे के अतराफ के? उधर जो साइड सुपर हाईवे के अगर थानों की बात की जाए, वहां पर सुराग गोट है और मुख्तलिफ जो उसके अतराफ में जितने भी थाने आते हैं उसकी नफरी हमें ले जानी पड़ी, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक थाने की बात की जाए तो वहां पे नफरी इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो मुख्तलिफ थानों से हमें वहां पे नफरी ले जानी पड़ी है। और उसके अतराफ में जितने भी थाने थे, तकरीबन 7 से 8 थाने आते हैं, हमें उनसे बात कर कर वहां की नफरी को ले जाना पड़ा। मैं यहाँ पर सैल्यूट पेश करता हूँ डीआईजी ईस्ट असफर मैसर साहब को, जिनके हुक्म पर ये सारा ऑपरेशन किया गया है, और जैसे ही वहां पर एंटर हुए उनको इतलात मौसूल हो गई थी, जो नामालूम अफराद वहां पर मौजूद थे, उन्होंने वहां पे फायरिंग कर दी। फिर जवाबी फायरिंग में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। आप एक और आपको मैं बात बताऊं कि हमारे एक सीनियर कैमरामैन है, उनके ऊपर बिल्कुल कान के पास से उनकी गोली गई है, खुदा ने बाल बाल उनको बचाया। क्योंकि मैं अगर बात की जाए, मैं उसकी बैक साइड पे प्रोग्राम कर रहा था, मैंने वहां से अपनी शुरुआत की थी। ये फ्रंट साइड पे जहां से ये एंटर हुए, इनको नहीं पता था कि वहां पे फायरिंग कर दी जाएगी, और वहां पे बिल्डिंग्स वहां पे बनाई गई थी, और बिल्डिंग्स के ऊपर जो है वो नामालूम अफराद छुपे हुए थे। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं, वहां पे जितने भी घर थे ना, वहां पर काफी घर के अंदर यही काम किया जा रहा था कि मंशियात आवर लोग मौजूद थे, और वो शाम के टाइम पे वहां पे नशा करते थे, दिन के टाइम पे वो चोरी चकारी कराची शहर से करके वहां पर कराची वालों की बाइक्स, वो चोरी शुदा बाइक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो ले जाकर वहां पर उसको छुपा कर रख देते थे, और वहीं से उन बाइक्स को खोलने के बाद शहर कराची में पता नहीं कहां पर वो बेचते थे। उनके, आपको पता है, ये जो गिरोह होते हैं, बड़ा मुनस्सम गिरोह होता है, इनके बड़े ताल्लुकात होते हैं, उन बाइक्स को बेचा जाता था। मुझे अफसोस है, यकीन करें रोहेल, अफसोस इस बात का है, लोग इतने परेशान है, पता नहीं कितनी मेहनत के साथ बाइक्स वो खरीदते हैं, और खरीदने के बाद उनको नहीं पता चलता। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमजद, एक काम आपने तो कर लिया है कि अब माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा किया आपने, गए अपनी जान पे हथेली पे रख के टीम के हमरा, और डेफिनेटली हम चैनल 5 इसको हकाइक दिखा रहे होते हैं, ये बड़ी को बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है।
आवाम आपको बस एक चीज़ और रह गई है, वो ये कि जिनकी बाइक चोरी हुई है, थानों वालों का काम है कि वो FIR जिन्होंने दर्ज करवाई है, पर्चा कटवाया है। आवाज़ आ रही है अमजद आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है, जी आ रही है। अमजद, ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जिनकी ये जो बाइक चोरी हुई है, ये थाने की अब जिम्मेदारी बनती है कि ये मामला सिर्फ चैनल पे आके ख़त्म नहीं होता है कि जिन्होंने पर्चा दर्ज करवाया है या FIR करवाया है, उनको उनकी बाइक रिटर्न की जाए जिम्मेदारी के साथ और अपडेट किया जाए कि हाँ, जो चोरी शुदा बाइक्स थी उनके मालिक तक पहुँचा दी गई हैं। ऐसा ना हो कि क्योंकि दूसरा मामला भी शुरू हो जाता है ना पुलिस डिपार्टमेंट की, अगर हम बात करें, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ब्लैक शीप्स हैं हमारे यहाँ, तो ऐसा ना हो कि ये चोरी शुदा बाइक को कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए। जो जिनकी ये बाइक है, जो इसके ओनर हैं या जिन्होंने पर्चा दर्ज कराया है, उनको इस जिम्मेदारी से उनके बाइक उनके मालिकान तक वापस की जाए। इस पे बात करें ना आप आगे। बड़ा अच्छा सवाल आपने रेज किया है रोहेल, और अगला एपिसोड अमजद फिर हम इसी पे करेंगे, जो आपका ये पहला एपिसोड हुआ है कि जी जिनकी बाइक चोरी हुई थी उनको खैर आफियत से पुलिस डिपार्टमेंट की सरपरस्ती में उनको डिलीवर कर दी गई है। ये हमारी कामयाबी होगी। रोहेल, सेम क्वेश्चन मैंने अपने मंजराम प्रोग्राम में मैंने बार बार यही बात कही है, उन बाइक्स के पास खड़े होकर मैंने कही है, ये जो बाइक्स यहाँ पे मौजूद है, जो हम थाने लेकर जा रहे हैं, ये बाइक्स उन मालिकान तक पहुंचनी चाहिए। और पुलिस ने हमें कहा है कि बिल्कुल ये उनकी अमानत है, उन तक पहुंचेगी। और मैंने ये बात कही है अपने प्रोग्राम में भी, अगर ये बाइक, और रजिस्ट्रेशन भी बाइक्स की दिखाई है मैंने कहा ये बाइक की रजिस्ट्रेशन है, ऑन एयर होने के बाद जो लोग समझते हैं कि ये आपकी बाइक है, आप थाने में आ सकते हैं। अगर आपको थाने में ताउन नहीं किया जाता, आप मंजर-ए-आम की टीम से रब्ता कर सकते हैं या चैनल 5 न्यूज से रब्ता कर सकते हैं। आपकी बाइक्स दिलवाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन देखिए, एक चीज, जब ये ऑन एयर हो जाएगी, और आपको पता है कि फिर सोशल मीडिया का भी दौर है, कुछ चंक्स सोशल मीडिया पे डाले जाते हैं, वहां से भी लोगों तक ये पहुंचे जा सकते हैं। तो बात ये है कि पुलिस ने हमें यकीन दहानी कराई है कि ये बाइक्स उन तक पहुंचेगी। अच्छा, बाइक्स की बात तो कर ली हमने, बाइक्स तो मिली, मोटरसाइकिल्स के साथ साथ वहां पर मोटरसाइकिल की टैंकीज और मोटरसाइकिल के मीटर्स, मोटरसाइकिल्स के मुख्तलिफ पार्ट्स भी वहां से बरामद हुए। और रोहेल, सेकंड बात, वहां पे कुछ घरों में गए पुलिस वाले, और वो जब उन लोगों ने वहां पे उनको शक और शुबा की बिना पे कि यहाँ पर कुछ घर ऐसे, यहाँ पर अंदर भी मोटरसाइकिल मौजूद होंगी, तो उन्होंने उन घरों के अंदर भी अपनी रसाई वो उनकी थी, वो गए अंदर जाकर, वहां पे खवातीन भी मौजूद थी और वो भी मुलव्वस पाई गई हैं उनके घर से भी। इवन आप बाइक्स की हम बात कर रहे हैं, वहां पे चोरी शुदा खवातीन को ढाल बनाया गया है। जो ये जो ग्रोह था, वो उन्होंने बहुत होशियारी से तमाम तर माजरे को देखा है। अमजद, आपका बेहद शुक्रिया। वक्त कम है हमारे पास, इंशाल्लाह आपसे इसी टॉपिक पर तब बात करेंगे जब ये जो मोटरसाइकिलें हैं उनके लवाहिकीन को, जो ओनर्स हैं उनको, जो मालकान है उनको मिल जाएंगी, तो इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। लेकिन हेड्स ऑफ करेंगे आपको, आपकी पूरी टीम को। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद इशूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन रिफॉर्म्स की, कि सोसाइटी में एजुकेशन रिफॉर्म्स कितना इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन में हम डेवलप कर रहे हैं, उसका मेकैनिज़्म, उसकी पॉलिसी मेकिंग, और किस तरह से हम अपने एजुकेशन को आईटी के साथ इंटीग्रेट करके सॉफ्ट स्किल्स पढ़ा कर, सिखा कर अपने यूथ को, अपने सोसाइटी को एम्पावरमेंट दे सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मिस फरहत ढेरकी ने, जो कि फाउंडर हैं एंड CEO हैं अल्फाज की। मैम अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रोहेल, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू। मैम, सबसे पहले तो नाजरीन को और हमें बताएं कि अल्फाज है क्या? इतना प्यारा लग रहा है लफ्ज़, फिर उसकी जमा अल्फाज, तो अल्फाज है क्या? ऑलराइट रोहेल, अल्फाज हाइब्रिड लर्निंग प्लेटफॉर्म एक डिजिटल स्कूल है जिससे आप मॉन्टेसरी से लेके, यानी ग्रेड केजी से लेके इंटरमीडिएट तक सारी क्लासेस और सारे सब्जेक्ट्स ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, होम स्कूलिंग। और इसका फ़ायदा ये है कि आप दुनिया में जहाँ भी हो, आप अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सकते हैं और आपकी तालीम डिस्टर्ब नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, या आप कराची से या पाकिस्तान से बाहर हैं और आप अपनी एजुकेशन पाकिस्तान से जारी रखना चाहते हैं, तो आप अल्फाज की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं।
और यहाँ तक कि अगर आप पाकिस्तान के ऐसे हिस्से में हैं जहाँ पे तालीमी मयार आपको नहीं मिल रहा है, सो यू कैन कनेक्ट विद अल्फाज। ग्रेट। अच्छा मैम, इसमें मुझे बताएं कि थोड़ा सा हाइब्रिड लर्निंग तो हम समझते हैं कि किस तरह से होता है, लेकिन इसको एनरोलमेंट कौन कर सकता है? स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़, किस लेवल के स्टूडेंट्स या कोई भी कर सकता है? सॉफ्ट स्किल्स प्रोग्राम्स होते हैं, आप लोग का मैकेनिज्म क्या है? अच्छा, तो रोहेल, हमारे यहाँ बिल्कुल इंटरैक्टिव टीचिंग होती है, 1-on-1, यानी टीचर वर्चुअली बैठी है अपने अपने ठिकाने पे, अपने घर पे, और बच्चा कहीं भी है, तो उसको बिल्कुल इसी तरह पढ़ाया जा रहा है जैसे कि एक स्कूल में टीचर पढ़ाती है। LMS होता है, कंप्लीट स्कूल सिस्टम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसपे जूम इंटीग्रेटेड है, और जूम के साथ आप ज्वाइन करते हो जब, तो आपके पास स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शंस हैं, तो टीचर डिजिटल रिसोर्सेज बता सकती है बच्चों को। उसके बाद व्हाइट बोर्ड की फैसिलिटीज होती है, तो टीचर जैसे स्कूल में व्हाइट बोर्ड पे टीचर एक्सप्लेन करती है, इसी तरह यहाँ भी टीचर एक्सप्लेन कर सकती है। और छोटे बच्चों के लिए ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो उनको एंगेज रखे, उनको एक्टिवेटेड रखे ऑन द प्लेटफॉर्म, और सीखने के लिए तैयार हो। आपको हैरत होगी रोहेल, हमारा सबसे छोटी जो बच्ची है, शी इज ओनली 5 years old, और वो इस वक्त मक्का में है, और वहां से वो क्लासेस ले रही है। जी बिल्कुल, और इतने मजे से वो अपनी क्लासेस लेती है, इनफैक्ट शी वेट्स फॉर द क्लासेस। सो क्योंकि उसको इतना इंटरैक्टिव रखा हुआ है। और दूसरी बात, बच्चे जो हमारे टॉप मोस्ट लेवल है वो इंटरमीडिएट भी है, और यहाँ तक के प्री यूनिवर्सिटी कोर्सेज भी अगर वो चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा मैम, ये बताएं, जूम और हाइब्रिड और आईटी लर्निंग की हम बात कर रहे हैं और आपका मॉडल मुझे समझ में आ गया, आवाम को भी आ गया है। मेरा से मैम हमेशा एक सवाल होता है कि एम्पावरमेंट हम उस बच्चे को तो कर देते हैं जिसके पास रिसोर्सेस है, उसके माँ बाप के पास या उसके पास, हम उस बच्चे को नेगलेक्ट कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं, जो हमारा इंटीरियर का बच्चा है या वो बच्चा है जिसके पास रिसोर्सेस नहीं है। ऐसे में अल्फाज या आप लोग की टीम उन बच्चों के लिए क्या काम कर रही है? फर्दर मैं आपसे एक सवाल ये भी करूंगा इस सवाल के साथ कि जो गवर्नमेंट के साथ आप लोग के कोई MOUs हो रहे हैं कि जो हमारे इंटीरियर के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो बुरा हाल है उनका, वहाँ पर बच्चे तालीम के लिए तरस रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको मौक़े नहीं मिल रहे। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे अल्फाज की ये लग रही है कि हाइब्रिड लर्निंग है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट तो वैसे गवर्नमेंट का और आप लोग का, तमाम लोग का बच चुका है, थैंक्स टू द IT एंड इनोवेशन सर्विसेज जो दुनिया भर में ग्लोबली चल रही है। इसका फ़ायदा उठाते हुए हम उन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं जो तालीम से महरूम हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। और रोहिल, ये तो ज़रूरत है हमें। पाकिस्तान का सबसे वन ऑफ द मोस्ट निगलेक्टेड सोशल सेक्टर है जो एजुकेशन है, और हम बार बार देखते हैं कि जो हमारे देही इलाके हैं और जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल्स नहीं हैं, और गवर्नमेंट बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वहाँ पे अच्छे टीचर्स और ये देयर इज़ अ प्रॉब्लम, वो इट इज़ एन अंडरस्टूड थिंग। तो बिल्कुल हम जो है तो स्कूल डायरेक्टरेट के साथ भी ताउन, और वो भी हमारे साथ बहुत ताउन कर रहे हैं। हम ये कहते हैं, हमारे पास रोहेल, पाकिस्तान में देयर इज 821 मिलियन इंटरनेट यूजर्स, ठीक है? हर घर में एक स्मार्टफोन है, एक फोन है, एक से ज्यादा है मैम। वो बच्चा बिल्कुल है। जी जी, प्लीज कैरी ऑन। या सो बिल्कुल, और दिस इज लाइक रियली रियली हाई। अगर घर में एक फोन है आपके पास, और आप उस फोन को 1 घंटे उस बच्चे की तालीम के लिए डेडिकेट कर दे, वो जहां भी है, जिस वक्त वो चाहेंगे, तो उनको मयारी तालीम, यानी कराची में बैठा हुआ, इस्लामाबाद में, लाहौर में, या दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ टीचर उसको बेस्ट रिसोर्सेज के साथ पढ़ा सकता है। और इसकी कॉस्ट बहुत मामूली है। और ये चीज़ हम ये भी अप्रोच कर रहे हैं गवर्नमेंट को, और हम आपके चैनल के तवस्सुल से NGO से भी ये कहना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ देही इलाकों में उनके सेटअप्स हैं, वहाँ पे हम ये अल्फाज के प्रोग्राम्स को ले आएंगे, ताकि एक कमरे में भी अगर एक टेलीविजन और एक स्मार्ट टीवी या एक मल्टीमीडिया सेटअप लग जाता है, और बारी बारी अलग अलग क्लासेस के बच्चे अगर वहाँ पे जमा होके वो उस टीचर से जो कराची में या कहीं भी बैठा हुआ इससे पढ़े, तो यू कैन इमेजिन कि एक कैसा हम एजुकेशन में एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं। वहां तक पहुंचना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिकॉज इंटरनेट का जमाना है,
बिल्कुल। माशाल्लाह पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जहां पे इंटरनेट की सहूलत बहुत आम है और मिल रही है लोगों को। मिल रही है। डिस्टर्बेंस बेशक होता होगा, बट इट इज देयर, इट इज नॉट वन ऑफ द कंट्रीज। क्योंकि हम जो अफ्रीका में बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, हर जगह जो हम काम कर रहे हैं, वहाँ के बच्चे जो है तो दे आर ऑल कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट, और डिस्टर्बेंस वहाँ भी कई बार हो जाता है। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो आई थिंक ये हम इस तरह से बिल्कुल पहुंच सकते हैं इन बच्चों को, और हम ये गुजारिश करते हैं हमारे सारे जो सुनने वाले हैं जो इन इदारों में बैठे हैं कि वो हमें मैक्सिमम तौर पे हम उनको सपोर्ट करेंगे, और ये चीज हम देही इलाकों में और जहाँ पे तालीम नहीं पहुंच पा रही है वहां तक पहुंचा सकते हैं डिजिटल जरिए। डेफिनेटली मैम फरहत, आप ही की बात से मैं अगली बात जोड़ूंगा। गवर्नमेंट का हर साल एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा बजट होता है और होना भी चाहिए, और लेकिन अफसोस हमें ये होता है, हम गवर्नमेंट को कभी ब्लेम नहीं करते। हम कहते हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, सोसाइटी के जो लोग हैं, क्योंकि सरकार ने फ़ंड दे दिया। फिर दूसरी चीज़ है ये कि वो फ़ंड जाता कहाँ है, वो एक इशू है हमारे यहाँ गवर्नेंस का। मैडम, इंफ्रास्ट्रक्चर अब चेंज हो चुका है, हाइब्रिड लर्निंग की बात कर रहे हैं, अब सरकार को भी बजट्स वहाँ एलोकेट करने होंगे जहाँ ज़रूरत है। कंप्यूटर, आईटी, ये एक्सेसरीज़ में अब हमें डेस्क नहीं चाहिए, अब हमें बिल्डिंग्स नहीं चाहिए, हमें भारी भरकम बिजली के कनेक्शंस नहीं चाहिए, तो ये सारा कॉस्ट बच रहा है। ऐसे में आपके पास कोई फ्रेमवर्क है गवर्नमेंट ऑफ सिंध या किसी भी गवर्नमेंट से बात करने के लिए कि ये फंडिंग रिक्वायर्ड होगी और हम ये सहूलत तमाम डिस्ट्रिक्ट को दे सकते हैं? और डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ सिंध की भी बड़ी अच्छी कोशिशें हैं तालीम को लेके। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं हो रहा। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की कुछ कमेटीज़ हैं, कुछ महकमे हैं, फोरम्स हैं, कुछ मिनिस्ट्री लेवल पर बहुत उम्दा काम हुआ है, लेकिन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं जिसको आपने, हमने, सोसाइटी ने मिलकर ही कंट्रीब्यूट करना है। सो नाउ मेक इट शॉर्ट कि कोई फ्रेमवर्क है जिससे हम बात कर सकते हैं बजट एलोकेशंस को लेके? इनफैक्ट बिल्कुल रोहेल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। हमने सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन से बात की है, हमने डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स जो डायरेक्टरेट है सेकेंडरी स्कूल्स की, राफिया मल्ला साहिबा, उनसे भी बात हुई है। जो हमारी करिकुलम इंचार्ज और चेयरमैन है डॉक्टर फौजिया खान, उनको भी इसके बारे में पता है, और वो सब इतना कोशिश में इस चीज़ के लगे हुए हैं कि हम किसी तरह से इस डिजिटल तालीम को हम आगे और फैला सके और इसको कर सके। आप राइट कह रहे हो, गवर्नमेंट बहुत कोशिश करती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्कूल का बनाना इज अ वेरी एक्सपेंसिव जॉब। उससे कम एक्सपेंसिव है डिजिटल तरीके से तालीम को पहुंचाना। इसके इंस्ट्रूमेंट्स, गैजेट्स और इंटरनेट फैसिलिटीज इज कंपैरेटिवली मच चीपर देन अ ब्रिक एंड मॉर्टर की जो बिल्डिंग्स बनती है, जो सहूलत हमें देनी पड़ती है। और नेचुरली आपने जैसे बताया, इतना सारा कॉस्ट उसमें बचता है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इसके ऊपर कोशिश कर ही रही होगी और कर ही रही है, और हम भी कर रहे हैं। लेकिन रोहेल, मैं फिर वही कहूंगी कि देयर इज अ वेरी ग्रेट रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। डेफिनेटली उसके बगैर मैडम हो नहीं सकता। और एक चीज़ बड़ी अच्छी रिसर्च किया था कि मोबाइल स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ चुका है, एक एडिक्शन हो चुकी है बच्चों में ख़ास तौर पर। तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा एडवांटेज है कि इसी एडिक्शन का फ़ायदा उठाते हुए हम कंटेंट एजुकेशन का डाल दें मोबाइल में। गांव देहात में हर घर में मोबाइल एक से ज़्यादा है। टिकटॉक बन रहे हैं मैम, मैं टिकटॉक की मुखालफत नहीं करूँगा, वो भी बनाइए, आप तफरी कीजिए, लेकिन तालीमी सरगर्मी के लिए हमें कुछ ना कुछ चैनलाइज करना पड़ेगा, एप्लीकेशंस बनाने पड़ेंगे जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं। तो आप समझती हैं कि टिकटॉक जैसी एप्लीकेशंस, इन तमाम चीज़ों के साथ, एडिक्शन के साथ, हम बहुत आसानी से जो है इस मरज़ का इलाज भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं रोहेल। देखो, मैं आपको बताऊं, जहां तक एजुकेशनल वीडियोस और कंटेंट का सवाल है, ये दुनिया भर में बन रही है, ट्यूटोरियल्स, और बच्चों के नेचुरली बच्चे जो चीज उनको एंटरटेन करेगी वही देखेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया है कि हमने साथ एक टीचर बिठा दी है, द ह्यूमन इंटरवेंशन जिसको हम कहते हैं। व्हाई वी कॉलिंग हाइब्रिड? इसको हाइब्रिड कहने की 2-3 वजूहत है, मैं आपको बता दी। एक तो आप वीडियोस बनी हुई है, एप्लीकेशंस बनी हुई है, आप उसको खुद एक्सेस कर ले। बताइए, 8 साल का 10 साल का बच्चे के पास अगर 2 ऑप्शंस हैं, एक ब्यूटीफुल सी वीडियो जो उसको सिर्फ गेम्स खिला रही है और एक वीडियो जो उसको सिर्फ एजुकेशन दे रही है, क्या वो नेचुरली वो गेम्स की तरफ जाएगा? राइट?
अगर इन दोनों चीज को मिला दिया जाए और साथ एक सामने टीचर बैठा हो तो उसको इसको पढ़ा भी रहा है, वो बता भी रहा है और उसके हवाले से उसकी तालीम में इजाफा भी हो रहा है, तो ये चीजें क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन लाना भी जरूरी है और डिजिटल इस चीज को हमें सपोर्ट करता है, तो ये दोनों चीजों को मिलाकर अल्फाज ये कोशिश करता है कि हम अच्छे कंटेंट और साथ ह्यूमन अच्छी टीचर्स को मिलाकर आप तक पहुंचा दें, आपके घरों तक पहुंचा दें, ताकि आपका बच्चा उस मोबाइल फोन में क्या देख रहा है उसको हम खुद मॉनिटर कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल। और दूसरी बात एक और बताऊं रोहेल मैं आपको, VR टेक्नोलॉजी जिसको हम अब अल्फाज पे बहुत ज्यादा वी आर इंटीग्रेटिंग इट और हम अल्फाज के रिसोर्स सेंटर्स बनाने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए भी हमारी कोलैबोरेशंस और काविशें जारी है, जहाँ पे VR यानी जो वर्चुअल रियलिटी की जो इन्वेंशन है और दुनिया भर में ये एजुकेशन के लिए यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहें कि आपको बच्चों को पढ़ाना है कि स्पेस में किस तरह फील होता है, सही, एक जीरो ग्रेविटी पे आप कैसे महसूस करते हैं, आपने बता दिया बॉडी वेटलेस हो जाती है, यू आर नॉट बीइंग एबल टू स्टैंड ऑन योर फीट एंड यू आर फ्लाइंग और आप उड़ते हैं और ये समझ रहा है वो कुछ आधा अधूरा सा, अगर यही चीज वो एक्सपीरियंस कर ले। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बात। थैंक यू सो मच मैम फॉर इट। वक्त हमारा कम है एंड विश यू वेरी गुड लक अल्फाज के लिए जो काम आप लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान के बच्चों के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए डेफिनेटली ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है और तालीम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरी नज़र में, आपकी नज़र में कुछ भी नहीं हो सकता। हमने तालीम के मयार को पाकिस्तान में बेहतर करना है। होपफुली आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।